दवर्त देख लिया था, और क्या देख लिया था, अनाह देख लिया था, है ना। अनाह के अंदर ही हमने एरंड तेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एरंड तेल की मैक्सिमम डोज क्या बोली आचार्य चरक ने? 5 पल। 5 पल तक बोली है ना। एरंड तेल का डोज 5 पल तक बोला है। और ये वात कफ शामक भी होता है ना। वात कफ मेद, ये सारे दोषों का समन करता है। ठीक है, और आम बात के लिए श्रेष्ठ मेडिसिन, श्रेष्ठ औषधि पूछा जाए, आम बात के लिए श्रेष्ठ औषधि क्या है, तो याद रखोगे। अगर सिंगल में पूछ रहा है तो एरंड याद रखोगे, है ना, या एरंड का तेल भी याद रखोगे। अब स्टार्ट करते हैं मूत्रकृच से। ठीक है, मूत्रकृच। श्लोक नंबर 32 देखोगे, लिखा हुआ है कि मूत्रकृच कितने प्रकार के होते हैं। लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि मूत्रकृच 8 प्रकार के होते हैं, है ना। याद रखोगे, मूत्रकृच कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। लिख लोगे यहीं पे, टाइप्स 8 टाइप्स बोले है ना, 8 प्रकार के होते हैं, वही लिख लो। वातज पित्तज कफज, वातज पित्तज कफज, रक्तज सन्निपातज। वातज पित्तज कफज, रक्तज सन्निपातज, ये तो हो गया। ये तो सुश्रुत ने भी बोला इतना, ठीक है। बस एक डिफरेंस सुश्रुत में है, पहले चरक का लिख लोगे। वातज पित्तज कफज, रक्तज सन्निपातज, अस्मरी शर्करा और सुक्रज। अस्मरी शर्करा और सुक्रज। फिर से रिपीट कर देती हूँ। वातज पित्तज कफज रक्तज सन्निपातज, ठीक है, 5 ये हो गए। एंड अस्मरी शर्करा और सुक्रज। अब यहीं पे लिख लोगे सुश्रुत के भी। सुश्रुत ने भी 8 बोले है ना, सुश्रुत ने भी 8 ही बोले हैं। सुश्रुत ने क्या बोला है, बस एक दो जगह डिफरेंस है, बाकी सब ठीक है। वातज पित्तज कफज सुश्रुत का भी है, ठीक है। रक्तज की जगह पे अभिघातज लिख लोगे, रक्तज की जगह पे नीचे सुश्रुत में अभिघातज लिख लोगे। है ना, वातज पित्तज कफज, रक्तज के नीचे अभिघातज, फिर सान्निपातज, ठीक है। अस्मरी शर्करा, ये भी सुश्रुत ने बोले हैं। अस्मरी शर्करा, सिर्फ वहां पे सुक्रज की जगह पे सक्रिज कर दिया। दो चीजें बस नाम बदली हैं, रक्तज की जगह पे अभिघातज कर दिया और सुक्रज की जगह पे सक्रिज कर दिया। बागभट्ट ने कितने बोले हैं, बागभट्ट ने 4 बोले हैं। वातज पित्तज कफज सान्निपातज। वातज के मूत्रकृच कितने हैं, सिर्फ 4 हैं। क्या क्या, वातज पित्तज कफज और सान्निपातज। ठीक है, याद रहेगा सबको। चरक ने 8, सुश्रुत ने भी 8 और वाग्भट ने 4 बोले हैं। ठीक है, चरक ने जो रक्तज बोला है, सुश्रुत ने रक्तज की जगह पे अभिघातज कर दिया, और चरक के जो सुक्रज है वो सुश्रुत में सक्रिज हो गए। बाकी सब सेम है। ठीक है,
अब देखोगे संप्राप्ति श्लोक नंबर 33 में देखोगे, संप्राप्ति में देखोगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि या तो सिंगल दोष पृथक व मला स्व कुपिता, या तो अलग अलग दोष या तीनों एक साथ मिलके मूत्रवाह स्रोतों को दूषित करते हैं, है ना। मूत्रवाह स्रोत याद रखोगे, मूत्रवाह स्रोतों को दूषित करते हैं या मूत्र मार्ग को पीड़ित करते हैं, तो मूत्रवाह स्रोतों को अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है। अब श्लोक नंबर 34 देखोगे, श्लोक नंबर 34, वातज मूत्र कृच, है ना। वातज मूत्र कृच में क्या होगा, सबसे लास्ट फर्स्ट 34 की फर्स्ट हाफ देखोगे, फर्स्ट लाइन, उसमें सबसे लास्ट में देखोगे लिखा होगा कि स्व अल्पम मुहुर मूत्र यति वाता, मतलब स्व अल्पम, वातज में क्या होगा, मूत्र बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकलेगा। वातज मूत्र किक्ष में क्या होगा, जो मूत्र होगा बहुत ही कम मात्रा में, स्व अल्पम मुहुर मूत्रम, बार बार निकलेगा लेकिन बहुत ही कम मात्रा में निकलेगा। और रुजा तो जानते ही हो, रुजा तो होगा ही होगा, बस्ती मेढ्र बंक्षण इन सारी जगहों पे रुजा, वायु की वजह से रुजा होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि वातज मूत्र कृच्छ में मूत्र की मात्रा बहुत ही अल्प मात्रा में निकलती है, ठीक है। अब उसी का सेकेंड लाइन देखोगे, 34 नंबर जो श्लोक है, पित्तज में क्या होगा, पित्तज में देखोगे सदाह, ठीक है, सदाह, दाह के साथ कृच्छता से मूत्र बाहर आएगी। मूत्र कृच्छ में क्या होगा, मूत्र कृच्छ में एक सामान्य लक्षण होगा कि मूत्र जो है बहुत ही कृच्छता से बाहर आएगा। जितने भी हमने टाइप्स पढ़े हैं सब में क्या है, मूत्र कृच्छ है मतलब मूत्र बहुत ही कठिनता से बाहर निकलेगा, लेकिन दोषों के हिसाब से थोड़े थोड़े लक्षण चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर वातज है तो बहुत ही कम मात्रा में निकलेगा, पित्तज है तो दाह के साथ निकलेगा, है ना। कफज है तो क्या होगा, देखोगे थर्ड लाइन में, कफज है तो क्या करेगा, गुरुता शोथ सपिक्षम, है ना, गुरुता हो जाएगी, शोथ होगा और पिच्छिल मूत्र बाहर निकलेगा। कृच्छता से ये भी निकलेगा, है ना, लेकिन गुरुता हो जाएगी वहां पे लोकल एरिया में, शोथ होगा और पिच्छा मूत्र बाहर निकलेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट लाइन देखोगे, सान्निपातज, सान्निपातज में क्या कह रहा है, कृच्छतमम ही कृच्छम, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लोगे और हाईलाइट कर लोगे, कृच्छतमम ही कृच्छम, मतलब क्या है कि एक तो पहले ही कृच्छता से बाहर निकल रहा था, उसमें भी और कृच्छता हो जाएगी, है ना, बहुत ही कठिनता से मूत्र बाहर निकलेगा। तो वातज में क्या पढ़ा हमने, सुन के थोड़ा याद करने की कोशिश करोगे। वातज मूत्र कृच्छ में स्व अल्पम मूत्र, है ना, कृच्छता से सब में आएगा लेकिन स्व अल्पम। पित्तज में सदाह, कफज में क्या होगा, गुरुता सोत सपिक्षम, पिच्छिल मूत्र बाहर निकलेगा। सन्निपातज में क्या होगा, कृच्छतमम ही कृच्छम, बहुत ही कठिनता से मूत्र बाहर आएगी, ठीक है। तो ये चार मूत्र कृच्छ के सामान्य लक्षण देख लिए। अब आएगा 36 देखोगे, 36 नंबर श्लोक, 36 नंबर श्लोक देखोगे, पूरा ही अंडरलाइन कर लोगे 36। अब आता है अस्मरी, है ना, हमने टाइप्स में अस्मरी भी पढ़े थे, अस्मरी शर्करा सुक्रज और एक ने सक्रिज कर दिया, सुश्रुत ने सक्रिज कर दिया। तो यहाँ पे अब अस्मरी भेद की बात की गई है। अस्मरी क्या होता है, अस्मरी बनेगा कैसे, सबसे पहले ये पूछ रहा है कि अस्मरी बनेगा कैसे, ठीक है। तो देखोगे लिखा हुआ है श्लोक नंबर 36 की फर्स्ट लाइन देखोगे, सशुक्रम मूत्रम सपित्तम पवनम कफम, मतलब तीनों दोष आ गए यहाँ पे, वायु भी आ गया, पित्त भी आ गया, कफ भी आ गया, है ना। त्रिदोष, वायु पित्त कफ और शुक्र एक साथ मिलके जब कहाँ पहुंचते हैं,
मूत्रवाह स्रोतों में पहुंचेंगे या बस्ती प्रदेश में पहुंचेंगे तो वहां पे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, वायु की वजह से वो ड्राई हो जाते हैं, है ना। और ड्राई होने के बाद वो वहां पे असमरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक उपमा दी हुई है, जैसे सेकंड लाइन में देखोगे लिखा हुआ है कि यदा तदा असमरी उपजायते तू क्रमेण पित्ते स्वीव रोचना गो। जिस प्रकार गाय के पित्त में गोरोचन बन जाता है उसी प्रकार बस्ती में असमरी बन जाती है। ठीक है, तो असमरी कैसे बनती है, तीनों दोष प्लस शुक्र, याद रखोगे तीनों दोष है, त्रिदोष प्लस शुक्र, ये तीनों चारों मिलके जब कहाँ जाते हैं, बस्ती प्रदेश में जाते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं, सूख जाते हैं। जो शुक्र होता है वो वायु के प्रकोप से क्या होगा, सूख जाएगा, और सूख के क्या बना लेता है, असमरी बना लेता है। ठीक है, तो उपमा याद रखोगे, जिस प्रकार गोरोचन बन जाता है उसी प्रकार बस्ती में असमरी बन जाता है। और दोष क्या क्या होते हैं, त्रिदोष प्लस शुक्र भी होता है ना। शुक्र ही सूख जाता है तो असमरी बन जाता है। इसी में विमर्श में देखोगे सबसे लास्ट लाइन विमर्श की आई है, लिखा हुआ है चरक ने केवल एक ही असमरी मानी है, जबकि सुश्रुत ने कितने असमरी के भेद माने हैं, बताओ जल्दी से, तुम लोग पढ़ चुके हो। 4। क्या क्या होते हैं, वातज पित्तज कफज एंड शुक्रज। वातज पित्तज कफज एंड शुक्रज, लेकिन जब सुश्रुत पढ़ोगे तो क्रम अलग है वहां पे। सबसे पहले कौन सा असमरी माना है, कफज। कफज असमरी सबसे पहले माना है, क्योंकि कफ दोष को वो कफ दोष की डोमिनेंसी को शो करता है ना। तो यहाँ पे याद रखोगे कि चरक ने सिर्फ असमरी के एक ही भेद बोले हैं, कोई भेद अन्य भेद नहीं बोले, जबकि सुश्रुत ने और वाग्भट ने दोनों ने असमरी के 4 भेद बोले हैं, वातज पित्तज कफज और शुक्रज। ठीक है, तो विमर्श में भी लिखा हुआ है 4 प्रकार के असमरी रोग माना है। ठीक है, अब देखोगे श्लोक नंबर 37। पहले तो क्या बताया, श्लोक नंबर 36 में असमरी कैसे बना वो तो बता दिया, है ना। अब 37 देखोगे, यहाँ पे क्या करे, असमरी कैसी होती है, आकृति कैसी होती है, तो थोड़ा आकृति अच्छे से याद रखोगे, पूछ लिया जाता है। कदम्ब पुष्प आकृति, है ना, कदम्ब पुष्प आकृति, अस्मतुल्या मतलब पत्थर के समान होगा, श्लक्षणा चमकदार होगी, और त्रिपुटा 3 आकार के होंगे, त्रिपुट होगा, या फिर मृदु भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखोगे सेकंड लाइन में क्या कहता है, मूत्रस्य च उन्मार्गमुपैति रुद्ध्वा मूलम रूजम तस्य करोति बस्ती। मतलब ये जो बस्ती की आकृति होती है वो होती कैसी है, सबसे पहले आकृति याद रखोगे, कदम्ब पुष्प की आकृति होती है, अस्मतुल्य होता है, त्रिपुटा होता है ना, कभी कभी मृदु भी हो जाता है और श्लक्ष्ण होता है। और जब ये क्या करता है, मूत्रवाह स्रोतों में आता है और कहीं पे भी रुक गया, है ना, हिंदी भी पढ़ के देख सकते हो, लिखा हुआ है कि जब ये असमरी मूत्र को रोक देती है, किसी मान लो ये मार्ग में उतर गया, पहले बस्ती प्रदेश में बना, अब ये हमारे मार्ग में आ गया, है ना, तो क्या होगा, अगर कहीं पे रुक गया तो क्या होगी, मूत्र करते समय अत्यधिक वेदना होगी। वही लिखा हुआ है यहाँ पे श्लोक में, देखोगे लिखा हुआ है कि समूलम रुजम तस्य करोति बस्ती, बहुत ही ज्यादा रुजा होती है। और कहाँ कहाँ पे रुजा होगी, सेवनी बस मेहन बस्ती सूलम, सेवनी मेहन बस्ती प्रदेश में सूल होगा, विशीर्ण धार मतलब मूत्र जो है रुक रुक के बाहर आएगा, विशीर्ण धार याद रखोगे, मूत्र जो है रुक रुक के बाहर आएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, मृदनाति मेढ्रम सातु वेदना तो मुहु सुख सकृत मुंचती मेहते। मतलब क्या होता है, वेदना इतनी ज्यादा होती है और मूत्र जो है रुक रुक के निकलता है, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, और वो क्या करता है, मेढ्र का मर्दन करने लगता है। ठीक है, और बार बार मल और मूत्र को उसको लगता है कि जाना है, फ्रिक्वेंसी बार बार होती है, क्योंकि एक बार में क्लियर यूरिन होता नहीं है, इसलिए बार बार उसको जाना फील होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले आकृति याद रखोगे अस्मरी की, कदम्ब पुष्प आकृति, अस्मतुल्य और मृदु भी होता है, त्रिपुट भी होता है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि जब ये बस्ती मार्ग से नीचे उतरता है ना, तो क्या करता है, कहीं पे अगर रुक गया तो अत्यधिक रुजा होगी। रुजा कहाँ होगी, सेवनी, मेहन, बस्ती। सेवनी, मेहन और बस्ती प्रदेश में अत्यधिक रुजा होती है। और उस रुजा से क्या होगा, विशीर्ण धार, रुजा के साथ साथ मतलब मूत्र जो है रुक रुक के बाहर आएगा और मेढ्र का मर्दन करने लगता है पेशेंट। ठीक है, तो दो तीन चीजें याद रखोगे यहाँ पे, आकृति वगैरह याद रखोगे, सूल कहाँ कहाँ होता है याद रखोगे, है ना। और मेढ्र मृदनाती याद रखोगे। पूछ लेगा कि मेढ्र मृदनाती किस कौन से मूत्र कृक्ष में हो पाया जाता है, तो याद रखोगे अस्मरी में है। इसके बाद देखोगे श्लोक नंबर 39। कई बार क्या होता है, हेडिंग देखोगे कह रहा है कि अस्मरी जन्य मूत्र में रक्त। कई बार क्या होता है कि अस्मरी जो होती है वो थोड़ी बड़ी साइज की होती है, और अगर पेशेंट फोर्सफुली यूरिन पास करने की कोशिश करता है ना, बहुत प्रेशर के साथ या फोर्सफुली अगर कोशिश करे, तो क्या हो जाता है, मार्ग में जो मूत्र मार्ग है वहां पे क्या हो जाता है, इंजरी हो जाती है, क्षत हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि क्षोभात क्षते मूत्र यति स असरी। और अगर मूत्र मार्ग में क्षत हो गया तो क्या होगा, सरक्तम, रक्त के साथ मूत्र बाहर आएगा। अगर क्षत हो गया तो रक्त के साथ मूत्र बाहर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि सुखम मेहती च व्यापात। और अगर मान लो अस्मरी छोटी है, ठीक है, और फोर्सफुली एक्सपल्सन कर रहा है, यूरिन को पास करने की कोशिश कर रहा है, और अगर अस्मरी बाहर निकल गई तब उसको कोई दिक्कत नहीं, सुखम मेहती, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सेकंड लाइन देखोगे इंपॉर्टेंट, 39 की सेकंड लाइन क्या कह रहा है कि एसाम अस्मरी मारुत भी भिन्नति। अगर यही अस्मरी वायु के प्रकोप से टूट गई, छोटी छोटी टूट गई, तो क्या होगा, स्यात सरकरा मूत्र पतात क्षरंती। अब इसी अस्मरी को हम क्या कहने लगे, सरकरा कहने लगे। मतलब अस्मरी जो है वो बड़ा रूप है और सरकरा छोटा रूप है। अगर अस्मरी ही वायु के प्रकोप से कई बार क्या हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। ठीक है, तो जब वो मूत्र मार्ग से छोटे छोटे अस्मरी निकलने लगते हैं तब हम उसको सरकरा कहने लगते हैं। ठीक है, तो अगर वायु की वजह से अस्मरी टूट गई छोटे छोटे पार्ट्स में, तब हम उसको सरकरा कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे थोड़ा सा इसको कि अस्मरी कहीं टूट जाने से सरकरा बनता है। अब इसके बाद देखोगे, हम्म, सुक्रज मूत्र कृच्छ की बात कर रहे हैं। अस्मरी और सरकरा हो गया, अब सुक्रज मूत्र कृच्छ की बात कर रहे हैं। सुक्रज मूत्र कृच्छ में क्या होता है, देखोगे श्लोक नंबर 40। श्लोक नंबर 40 देखोगे, लिखा हुआ है कि पहले तो मार्क कर लो, श्लोक नंबर 40 मार्क कर लो। उसके बाद क्या कह रहा है कि रेतो अभिघाता अभिघाता अभिहतस्य। मतलब अगर शुक्र के वेग को हमने रोक दिया है ना, शुक्र वेग धारण करने के बाद क्या हो जाता है, ये जो मूत्र कृच्छ है वही शुक्र क्या हो जाता है, ड्राइड फॉर्म में आ जाता है। शुक्र वेग धारण की वजह से वायु का प्रकोप होगा और वही वायु क्या करेगी, शुक्र को सुखा देगी। एंड जो मूत्र कृच्छ उत्पन्न होगा उसको हम शुक्रज मूत्र कृच्छ कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, वेदना होगी। वेदना कहाँ पे, वही वस्ती प्रदेश, वंक्षण प्रदेश, मेढ्र प्रदेश, वस्ती, वंक्षण, मेढ्र, इन सारी जगहों पे क्या होगा, अत्यधिक रुजा होती है, अत्यधिक वेदना होती है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, थर्ड लाइन में कहता है शुक्रेण सरुद्ध गति। शुक्र की गति को रुकने के कारण कृच्छता से जब वो मूत्रवा स्रोतों का अवरोध कर देगा, ड्राइड फॉर्म में हो जाएगा और मूत्रवा स्रोतों का अवरोध करेगा, तो बहुत ही कठिनता के साथ मूत्र बाहर निकलती है, जिसको हम शुक्रज मूत्र कृच्छ कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड 40 की सेकंड लाइन अंडरलाइन कर लोगे। वेदना कहाँ पे होती है, यहाँ पे वंक्षण, वस्ती, मेढ्र और वृषण। वंक्षण, वस्ती, मेढ्र और वृषण प्रदेश में अत्यधिक सूल होता है। वंक्षण, वस्ती, मेढ्र
और वृषण प्रदेश में अत्यधिक सूल होता है ना, जिसकी वजह से क्या होती है, जो जब शुक्र ड्राइड फॉर्म में आ जाएगा तो कृच्छता से मूत्र बाहर निकलती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे। किसी को कोई डाउट है? आज बच्चे कहाँ हैं, बच्चे क्यों नहीं आए आज? 3 ही 4 बच्चे दिख रहे, 4 बच्चे हो तुम लोग। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ लो जल्दी से। बोलो भाई, बोलो, बोलते ही नहीं हो तुम लोग। नहीं है मैम कोई डाउट। चलो, देन हम लास्ट में देखते हैं, एक लास्ट टाइप बची है, क्या क्या, रक्तज मूत्रकृच। इसी को सुश्रुत ने अभिघातज मूत्रकृच कहा है ना। रक्तज मूत्र को ही सुश्रुत ने क्या कहा है, अभिघातज मूत्रकृच कह दिया है। ठीक है, बात एक ही है। रक्त का स्राव किसकी वजह से होता है, अभिघात की वजह से ही हो रहा है या कहीं क्षत हो जाने से हुआ है। ठीक है, तो देखोगे श्लोक नंबर 44, देखोगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तीव्र अर्ति मूत्रेण स अस्मरी त्वमायति तस्मिन संचते। मतलब अगर किसी भी कारण से निदान में क्या करे, अभिघात अभिघात हो गया, अगर क्षत हो गया, या फिर कहीं अगर शस्त्र कर्म करा रहे हैं उसकी वजह से कोई चोट लग गई है ना, किसी भी रीजन से, या फिर अत्यधिक व्यवाय करने से क्या होता है, शुक्र धातु अत्यधिक क्षय हो जाता है। या तो क्षत हो सकता है, चोट लग गई हो, या तो कहीं अगर मान लो शस्त्र कर्म हो रहा है उससे क्षत हो गया हो, कहीं चोट लग गई हो, अत्यधिक व्यवहार करने से, शुक्र वेग धारण करने से। ठीक है, इन सारे रीजन की वजह से क्या होता है, अगर रक्त प्रकूपित हो गया है ना, तो क्या करता है, मूत्र को रोक देता है। रक्त भी प्रकूपित होके क्या करेगा, मूत्र को रोक देगा। और जब वो ड्राइड फॉर्म में आ जाता है तो अस्मरी बन जाता है, और अस्मरी के समान वेदना उत्पन्न करता है ना। अस्मरी के समान ही वेदना उत्पन्न करने लगेगा, और कभी कभी मूत्र के साथ रक्त भी बाहर आने लगता है। कह रहा है कि सह अस्मरित्व मायती, वेदना करते हुए मूत्र के साथ अस्मरी के समान बाहर निकलता है। अगर कभी वो ड्राइड फॉर्म में आ गया रक्त जो है, तो क्या करेगा, अस्मरी के समान बन जाएगा और अस्मरी के समान बाहर आएगा। ठीक है, और फिर लक्षण में क्या होगा, आधमात विंदती गौरव, बस्ती में आधमान और गौरव, दो चीज याद रखोगे। रक्तज मूत्र कृच्छ में आधमान और गौरव जरूर याद रखोगे, क्योंकि उस समय ना अगर ऑप्शन आ गया कि आधमान कौन से मूत्र कृच्छ में पाया जाता है, तो 100% कुछ और ही लगा के आओगे। ठीक है, रक्तज का तो ध्यान ही नहीं आएगा। तो आधमान और गौरव स्पेशली, दोनों को थोड़ा सा राउंड कर लोगे रेड पेन से, या अगर स्टार बनाना चाहो तो बना सकते हो। बस्ती में आधमान और गौरव, ये किसके लक्षण है, रक्तज मूत्र कृच्छ के लक्षण है। तो निदान में छतवत होता है, जैसे मान लो चोट लग गई, या फिर अगर शस्त्र कर्म की वजह से चोट लग गई, शुक्र वेग धारण की वजह से, इन सारी वजह से अगर रक्त प्रकूपित हो जाता है, तो वही क्या होता है, ड्राइड फॉर्म में आने के बाद अस्मरी के समान वेदना उत्पन्न करते हुए मूत्र को बाहर निकालता है। ठीक है, लक्षण में क्या मिलता है, बस्ती में आधमान और गौरव मिलता है। ठीक है, अब हम चिकित्सा की बात कर लेते हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, अस्मरी, शर्करा, सुक्रज, ये सारे हमने देख लिए। ठीक है, अब हम चिकित्सा की बात कर लेते हैं, वातज मूत्रकृच्छ की क्या चिकित्सा होगी। ठीक है, तो देखोगे बहुत ज्यादा यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है, वातज है ये। वातज में क्या करेंगे, सबको पता है, स्नेह द्रव्य का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अभ्यंग करेंगे। ठीक है, अभ्यंग करने के बाद बस्ती, कौन सी बस्ती, निरु और अनुवासन दोनों बस्ती करेंगे। बस्ती जो है श्रेष्ठ बोली गई है वात व्याधियों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अभ्यंग बोल रहा है, देन स्नेह और निरु बस्ती, स्नेह का मतलब अनुवासन बस्ती, निरु बस्ती। ठीक है, जब बस्ती बस्ती दे लिया तो फिर क्या करेंगे, देखोगे लिखा हुआ है उपनाह करेंगे।
लोकल एरिया को हम क्या करेंगे, वात नासक तैल से या क्वाथ से परिसेक या उपनाह करेंगे, ठीक है। और मेनली सेकंड लाइन में देखोगे, सेकंड लाइन में एक वर्ड अंडरलाइन कर लोगे, स्थिरादि। स्थिरादि का मतलब होता है लघु पंचमूल। लघु पंचमूल में क्या क्या द्रव्य आते हैं, जल्दी से बताओगे। लघु पंचमूल, विनीता बताओ, लघु पंचमूल में क्या क्या आते हैं। मैम शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, हम्म, गोक्षुर, अग्निमंत, शौनाक। गोक्षुर, अग्निमंत और शौनाक। निखिल बताओगे लघु पंचमूल क्या, कौन कौन सा होता है। मैम मुदपर्णी, माशपर्णी, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी एंड गोक्षुर। तुम तो और ज्यादा बना दिए, मुद्गपर्णी मांसपर्णी कहाँ से आ गया 10 मूल में। मैम लघु पंचमूल की बात हो रही है। तो लघु पंचमूल में टोटल 10 मूल होते हैं ना, उसी को हम पांच पांच में बांट देते हैं, एक लघु पंचमूल एक बृहद पंचमूल। तो लघु पंचमूल में मांसपर्णी और मुद्गपर्णी कहाँ से आ गया। मैम माशपर्णी एंड पृष्ठपर्णी। अभिषेक बताओगे। अभिषेक तो माइक ही नहीं ऑन करेगा। चंदना बोलो। कंटकारी, बृहति, शाल्मली, और आगे दो और है, कृष्णपर्णी एंड गोक्षुरा। सालपर्णी, पृष्णपर्णी, बृहति, कंटिकारी और गोक्षुर। इसमें मांसपर्णी और मुद्गपर्णी कहाँ से आ गया निखिल। लघु पंचमूल में चरक संहिता खोलोगे, पढ़ा दिया गया है आप लोगों को, चरक संहिता खोलोगे और सूत्र स्थान 37 या 38 नंबर चैप्टर में जाओगे, वहां पे 10 मूल का वर्णन पहले आया है, फिर लघु पंचमूल का वर्णन आया है और फिर बृहद पंचमूल का वर्णन आया है। पांचों पंचमूल के नाम याद कर लोगे, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, तृण पंचमूल, कंटक पंचमूल और एक क्या होता है बल्ली पंचमूल। पंचमूल सुश्रुत के, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, तृण पंचमूल, कंटक पंचमूल और बल्ली पंचमूल। कल पांचों पंचमूल के नाम याद करके आओगे, कौन से दोष पे काम करता है, कौन से रोग पे काम करता है या कौन से स्रोत पे काम करता है। ये चरक सुश्रुत सूत्र स्थान 37 या 38 नंबर चैप्टर में जाके, जहाँ पे गणों की बात की गई है ना, विदारी गंधादि गण और ये वीर तरादि गण, ये सारे जो गणों की बात की गई है, वहां पे खोल के सारे लोग देखोगे, जितने लोग हैं सब लोग पांचों पंचमूल के नाम याद करके आओगे। और वहीं विमर्श में मध्यम पंचमूल और जीवन पंचमूल जो वाग्भट ने ऐड किए वो भी आया है, वो भी याद करके आओगे सारे लोग, ठीक है। तो लघु पंचमूल उसी को स्थिरादि गण भी कहते हैं, उसी को स्थिरादि गण भी कहते हैं, लघु पंचमूल को ही। तो मेनली यहाँ पे लघु पंचमूल या स्थिरादि गण, ठीक है, का वर्णन आया है। इसी से हम क्या करेंगे, जो भी स्थिरादि गण और वात नाशक गण, वात हरय सिद्धांत बोल रहा है, स्थिरादि गण या वात हरय सिद्धांत, वात नाशक द्रव्यों का क्वाथ वात बना के उसको या तो पीने के लिए देंगे या लोकल एरिया पे भी यूज करेंगे, ठीक है। तो वातज मूत्र कृच्छ में हमें याद रखना है, वात है तो स्नेह द्रव्य का प्रयोग करना है, बस्ती का प्रयोग करना है, दोनों बस्ती, इनफैक्ट तीनों बस्ती कह रहा है, निरु बस्ती, अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती, तीनों बस्ती का प्रयोग यहाँ पे आया है। फिर लोकल एरिया के लिए हमें स्थिरादि गण या वात नाशक गणों का प्रयोग यहाँ पे आया है। तो वातज मूत्र की चिकित्सा, ठीक है। इसी में एक वर्ड अंडरलाइन कर लोगे, मिश्रक स्नेह का वर्णन आया है, मिश्रक स्नेह।
इसके बाद देखोगे पित्तज मूत्रकृच, श्लोक नंबर 49 अंडरलाइन कर लोगे, पित्तज मूत्रकृच। अब यहाँ पे पित्त है ना, पित्त में दाह के साथ मूत्र बाहर आ रहा था, तो हमें मेनली क्या करना होगा, शीतल द्रव्यों का प्रयोग करना होगा, है ना, शीतल द्रव्यों का। तो लिखा है सेक अवगाह शिशिर प्रदेहा, सेक करेंगे यानी परिषेक करेंगे, लोकल एरिया को वॉश करेंगे, परिषेक करेंगे, अवगाहन करेंगे, है ना। शिशिर प्रदेह मतलब जो हम प्रदेह लगाएंगे या प्रदेह का प्रयोग करेंगे, उसको क्या करेंगे, शीतल प्रदेह का प्रयोग करेंगे। और लास्ट में क्या कहता है कि ग्रीष्मो विधि बस्ती पयोबिरेका, जो ग्रीष्म ऋतु की परिचर्या बताई गई है ना, उन सबका पालन यहाँ पे करेंगे। पित्त प्रधान व्याधियों में दूध पिलाते हैं, ठीक है, क्षीर की बस्ती देते हैं, तो इन सारे द्रव्यों का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। सेकंड लाइन में देखोगे क्या कह रहा है, द्राक्षा विदारी और इक्षु रस, द्राक्षा विदारी और इक्षु रस का पान कराएंगे, घी भी है, तो ये सारे पित्त सामक द्रव्य हैं। सेक अवगाह शिशिर प्रदेहा, ग्रीष्म विधि का प्रयोग करेंगे। द्राक्षा विदारी और इक्षु याद रखोगे, द्राक्षा विदारी इक्षु और घृत। द्राक्षा पित्त सामक होता है ना, मधुर रस होता है, तो इन सबका प्रयोग हम पित्तज मूत्रकृच में करते हैं। यहाँ पे एक प्रिपरेटिव मेडिसिन आई है शतावर्यादि क्वाथ, श्लोक नंबर 50, शतावर्यादि क्वाथ, श्लोक नंबर 50, शतावर्यादि क्वाथ, ठीक है। शतावर्यादि घृत हमने पढ़ा था रक्त पित्त में, बृहद शतावरी घृत हम पढ़ेंगे कहाँ पे, बता सकते हो, बृहद शतावरी घृत योनि व्यापक जब पढ़ेंगे चैप्टर 30, तो वहां पे बृहद शतावरी घृत आएगा, ठीक है। तो शतावरी आदि क्वाथ पित्तज मूत्रकृच के लिए आया है, शतावरी आदि घृत रक्त पित्त में आया है, ठीक है। इसको किसके साथ देंगे, मधु और चीनी मिला के, शतावरी आदि क्वाथ को मधु और चीनी मिला के हम प्रयोग में ले आएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। देखोगे श्लोक नंबर 52, श्लोक नंबर 52, एरवारुक बीज, एरवारुक बीज त्रपुसात, है ना, दो चीजें अंडरलाइन करोगे, एरवारुक बीज त्रपुसात। एरवारुक का मतलब ककड़ी, जानते हो ना ककड़ी किसको कहते हैं, गर्मियों में बिकते हैं मार्केट में, ग्रीन कलर का होता है, बहुत लंबा लंबा टेढ़ा टेढ़ा होता है ना, सैलेड में मेनली हम उसको यूज करते हैं, उसी को एरवारू कहते हैं। उसका बीज मूत्र कृच्छनाशक होता है। त्रपुस का मतलब होता है कीड़ा, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर का बीज मूत्र कृच्छनाशक होता है ना। तो याद रखोगे एरवारुक बीज और त्रपुस का बीज, ये मूत्र कृच्छनाशक होता है। अब इसके बाद देखोगे श्लोक नंबर 54, पूरा अंडरलाइन कर लोगे, श्लोक नंबर 54, कफज मूत्र कृच्छ की बात कर रहे हैं। कफज मूत्र कृच्छ में क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कफ है ना, तो कफ के लिए हम सारे उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। तो लिखा हुआ है क्षार उष्ण तीक्ष्ण औषध अन्न पानम, स्वेदन करेंगे, है ना। यव अन्न वमन निरूहा, कफ में वमन कराते ही है। यव अन्न याद रखोगे, स्पेशली यव अन्न का प्रयोग आया है कफज मूत्र कृच्छ में, यव अन्न का प्रयोग करेंगे। साथ में सेकंड लाइन में कह रहा है तक्रम सतिक्त औषध सिद्धम तैल अभ्यंग पानम, तक्र का प्रयोग भी यहाँ पे आ गया है, तिक्त द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ तक्र का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। देन तैल का अभ्यंग और पान करेंगे। तो कफज मूत्र कृच्छ की चिकित्सा में भी उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग किया गया है, वमन कराया है ना। वमन कराने के बाद जब खाना खिलाने की बात आई है, तो क्या बोल रहे हैं, यव का अन्न खिला दो और तक्र का पान करा दो, खाना और पीना दोनों बता दिया, यव अन्न और तक्र का पान दोनों दे देंगे, ठीक है। और साथ में तैल का अभ्यंग, अभ्यंग लोकल एप्लीकेशन के लिए तेल का अभ्यंग बोला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कफज मूत्र कृच्छ में श्लोक नंबर 55 देखोगे, व्योसादी चूर्ण की बात आई है ना। कफज मूत्र कृच्छ के लिए व्योसादी चूर्ण,
व्योसादि चूर्ण याद रखोगे, व्योसादि चूर्ण, ठीक है। इसमें देखोगे अनुपान दिया हुआ है, मधु और मूत्र के साथ हम पिलाएंगे। व्योसादि चूर्ण का अनुपान क्या होगा, मधु और गोमूत्र। व्योसादि चूर्ण का अनुपान क्या होगा, मधु और गोमूत्र। इसी के बाद देखोगे सेकंड लाइन क्या कह रहा है, छौद्रयुता कदली रस, मतलब केले के रस का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, किसके साथ, मधु के साथ, है ना, या फिर कैडर्य रस। मेनली कदली रस याद रखोगे, व्योसादि चूर्ण याद रखोगे, मधु और मूत्र के साथ देते हैं। कदली रस याद रखोगे, केले के रस का प्रयोग हम करते हैं, है ना, कफज मूत्र के इच्छ के लिए। व्योसादि सत्तू कहाँ पे आया है बच्चे, बता सकते हो, व्योसादि सत्तू कहाँ पे प्रयोग किया गया है, और व्योसादि घृत कहाँ पे आया है। व्योसादिकृत मृतिका भक्षण पांडव। और व्योसादि सत्तू कहाँ पे आया है, चरक संहिता में ही। पढ़े नहीं होगे, चरक सूत्र स्थान में। अभिषेक पढ़ चुके हो, बताओ व्योसादि सत्तू कहाँ पे आए, चरक सूत्र स्थान में, जल्दी बताओ। चरक सूत्र स्थान, जब स्थौल्य रोग पढ़ोगे ना, है ना, स्थौल्य की चिकित्सा, वहां पे व्योसादि सत्तू की बात आई है। तो लिख सकते हो, व्योसादि चूर्ण कफज मूत्र कृच्छ में है, व्योसादि घृत मृतिका भक्षण जनित पांडु में है ना, व्योसादि सत्तू स्थौल्य की चिकित्सा में आई है, अति स्थूल पुरुष की चिकित्सा में। व्योसादि वटी कहाँ पे देते हैं, श्वास कास और पीनस रोग में। व्योसादि वटी पढ़ते हो ना प्राणवास स्रोतों में, व्योसादि वटी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कफज मूत्र कृच्छ में व्योसादि चूर्ण की बात की गई है। व्योसादि चूर्ण को मधु और गोमूत्र मिला के पिलाएंगे, साथ में कदली रस का प्रयोग आया है ना, कदली रस। अब श्लोक नंबर 56 देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक नंबर 56 जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे क्या कह रहा है, तक्रेण युक्तम सितिवार कस्य बीजम, तक्र के साथ सितिवार का बीज, है ना। सितिवार मुझे नहीं मालूम सितिवार होता क्या है, द्रव्य गुण वाले शायद बेहतर बता सकते हैं सितिवार किसको कहते हैं। ठीक है, तो तक्र के साथ सितिवार का बीज लेंगे और उसको चूर्ण बना के पीने के लिए देंगे। उससे भी ज्यादा सेकेंड हाफ इंपॉर्टेंट होती है 56 की। क्या कह रहा है कि तंडुल धावनेन प्रवाल चूर्णम, प्रवाल का चूर्ण लेंगे और चावल के पानी के साथ उसको पीने के लिए देंगे। तो ये बहुत पूछा जाता है बच्चे, बहुत ज्यादा, ये दोनों ही लाइन बहुत पूछी जाती है। तक्र के साथ सितिवार का बीज और तंडुल के साथ प्रवाल का चूर्ण किस मूत्र की चिकित्सा होती है, तो याद रखोगे कफज मूत्र में प्रवाल चूर्ण और सितिवार के बीज को तक्र के साथ प्रयोग किया गया है। इसको थोड़ा स्पेशली याद रखोगे, है ना, कफज मूत्र में तक्र के साथ सितिवार बीज चूर्ण और प्रवाल चूर्ण को तंडुल के जल के साथ, है ना, चावल के पानी के साथ हम प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद देखोगे श्लोक नंबर 58, देखो श्लोक नंबर 58, त्रिदोषज मूत्र की चिकित्सा, ये तो हमने बहुत बार पढ़ी है। लिखा हुआ है कि सर्व त्रिदोष प्रभवेतु वायु स्थान पूर्वी चिकित्सा, पढ़ते हैं ना हम, वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो सन्निपातज मूत्र के अलावा और कहाँ पे करते हैं, जल्दी से बताओगे। वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा, अभी तो सामने है कि त्रिदोषज मूत्र में
कर रहे हैं। इसके अलावा और कहाँ पे करते हैं? अतिसार अतिसार कौन सा अतिसार? वातज अतिसार या पित्तज अतिसार? पित्तज में। तुम मार खाओगे निखिल और विनीता भी, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो तुम लोग। ओसीन बताओगे? ओसीन बताओ, अतिसार कौन सा अतिसार में करते हैं? वात स्थान पूर्वी चिकित्सा। चंदना बताओ, चंदना किस अतिसार में वात की चिकित्सा पहले करते हैं? मैंने लिखवाया भी है, 10 बार बोला, जितनी बार जो चीजें जहां पे आती हैं उसके रेफरेंस से रिलेटेड हर चीज में हर बार रिपीट करती हूँ, ताकि कम से कम सुन सुन के भी जो कॉमन चीजें हैं जो पूछी जाती हैं वो तुम लोग याद कर लो। तो त्रिदोषज मूत्र कृच्छ में वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा, इसके अलावा त्रिदोषज अतिसार में। अब यहाँ पे वायु की चिकित्सा पहले करनी है ना, तो जहाँ पे सन्निपातज होगा वहीं पे तो वात की चिकित्सा सबसे पहले करोगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे। त्रिदोषज अतिसार और त्रिदोषज मूत्रकृच्छ, वही लिख लो, ऑल्सो त्रिदोषज अतिसार या सन्निपातज अतिसार। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? अगर कफ की प्रधानता है तो वमन करा देंगे, पित्त की प्रधानता है तो विरेचन करा देंगे, और वायु की प्रधानता है तो वस्ती दे देंगे। परंतु सबसे पहले हमें वायु को ही ट्रीट करना है, वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा। ठीक है, अब देखोगे श्लोक नंबर 59, अस्मरी की चिकित्सा क्या कह रहे हैं? अस्मरी की चिकित्सा में कह रहा है कि भेदन और पातन करेंगे। सेकंड लाइन में देखोगे, कार्या अस्मरी भेदन पातन, है ना। अस्मरी और सरकरा में अगर वो खुद से निकल गया तो ठीक है। कई बार क्या होता है कि खुद से अस्मरी और सरकरा अगर बस्ती प्रदेश में है या फिर अगर नीचे उतर रहा है, तो कई बार साइज छोटी होने की वजह से वो खुद पे खुद बाहर आ जाता है। पेशेंट को हम बोल देते हैं कि बहुत ज्यादा पानी पियो, है ना। जब पेशेंट बहुत ज्यादा पानी पीता है तो कई बार फोर्स के साथ वो बाहर निकल आता है। पर अगर वो बाहर ना निकले, ठीक है, और अगर वो कॉम्प्लिकेशन होने लगे, लक्षण दिखाने लगे, जैसे एक्सेसिव सूल हो रहा है, फीवर आने लगा, पेन बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? वहां पे भेदन और पातन चिकित्सा करेंगे। अस्मरी और सरकरा में भेदन और पातन चिकित्सा करेंगे। देखोगे एक चूर्ण आई है, पाषाण भेदादि चूर्ण, पाषाण भेदादि चूर्ण, पाषाण भेदादि घृत, अस्मरी और सरकरा के लिए आता है। ठीक है, पाषाण भेद नामी एक प्लांट होता है, पहचानते भी होगे, पत्ती बहुत मोटी मोटी होती है, उसी को पाषाण भेद का प्लांट बोला जाता है ना। गोक्षुरादि योग, गोक्षुरादि योग है, पुनर्नवादि योग है, अंडरलाइन करते हुए चलोगे। सबसे पहले पाषाण भेदादि चूर्ण पढ़ा, गोक्षुरादि योग, पुनर्नवादि योग। ठीक है, त्रुट्यादि चूर्ण, त्रुट्यादि चूर्ण लिख लोगे। देखोगे इसमें लास्ट लाइन में कह रहा है कि ये गुल्म और अस्मरी दोनों का ही भेदन करता है। लास्ट लाइन देखोगे 64 नंबर श्लोक की लास्ट लाइन देखोगे, लिखा हुआ है कि गुल्म और अस्मरी भेदनार्थ इसका प्रयोग किया जाता है। गुल्म और अस्मरी भेदनार्थ इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखोगे श्लोक नंबर 66, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, सिग्रु का प्रयोग आया है ना। मूत्र कृच्छ में सिग्रु का प्रयोग देखोगे, लिखा हुआ है कि बिल्व प्रमाणी घृत तैल भ्रिष्टो यूस कृतम सिग्रु मूल कलकात। मतलब सिग्रु मूल लेंगे, उसका कल्क बनाएंगे, और कितनी मात्रा में लेंगे? बिल्व प्रमाण में लेंगे। एक बिल्व एक पल के बराबर होता है, ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, एक बिल्व जो होता है एक पल के बराबर होता है। तो सिगरू का मूल लेंगे, है ना, एक पल के बराबर, और उसका कल्क बना लेंगे, पीस के उसको कल्क बना लेंगे। उसमें क्या क्या मिलाएंगे? घी और तेल में उसको फ्राई करेंगे, एंड देन दधी मंड युक्ता, दधी मंड मिलाकर उसको
पान करने के लिए देंगे। तो एक वर्ड में याद रखोगे, सिग्रु मूल कल्क का प्रयोग किया गया है घी और तेल के साथ। सिग्रु मूल कल्क का प्रयोग घी और तेल के साथ अस्मरी के भेदन के लिए प्रयोग किया गया है ना। सिग्रु मूल कल्क याद रखोगे, अस्मरी भेदन के लिए यूज किया गया है। अब देखोगे श्लोक नंबर 68 देख लो। श्लोक नंबर 68 यहाँ पे क्या कह रहा है कि निगद नामक मद्य का पान कराएंगे। हिंदी पढ़ के देख लो। 68 निगद नामक मद्य का पान कराएंगे और तेज घोड़े या तेज सवारी पे बिठा देंगे, जिससे क्या होता है, अस्मरी और शर्करा बाहर निकल आती है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल मुझे लगता है, पता नहीं होता होगा कि नहीं होता होगा। पहले के टाइम पे हो सकता है लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हो, आचार्य चरक ने किया होगा। जैसे मान लो कि कोई शल्य कर्म नहीं कराना चाहता है, उसको डर लग रहा है, तो उसको बहुत सारा मद्य का पान करा देंगे और घोड़े वोड़े पे बिठा देंगे, या जो तेज चलती है सवारियां उस पे बिठा दोगे। इससे क्या होगा, अस्मरी और शर्करा बाहर निकल आएगी। ठीक है। श्लोक नंबर 69 देखोगे। श्लोक नंबर 69 लिखा हुआ है सुक्रज मूत्रकिच की बात की गई है। सुक्रज मूत्रकिच की चिकित्सा क्या बोले हैं यहाँ पे, दोषों के अनुसार चिकित्सा करेंगे। मतलब जिस दोष की प्रधानता होगी, अगर वात की प्रधानता है तो वस्ती कर देंगे, पित्त की प्रधानता है तो उसके अनुसार चिकित्सा, कफ की प्रधानता है तो उसके अनुसार चिकित्सा हम यहाँ पे करेंगे। तो सुक्रज मूत्रकिच में भी दोष के अकॉर्डिंग हम चिकित्सा करेंगे। अब इसी में एक दो योग आए हैं, कार्पास मूत्रादि योग याद रखोगे। कार्पास मूत्रादि योग, कार्पास मूत्रादि योग, इसके अनुपान याद रखोगे। हिंदी में जो अनुपान लिखी हुई है ना, हिंदी में जो अनुपान लिखी हुई है, इसके अनुपान को याद रखोगे। पित्तज में किसके साथ देंगे, दूध के साथ देंगे। कफज में सडंग पानीय के अनुसार इसको यूस वूस बना के दे देंगे। सन्निपातज में भी इसको देखोगे क्या कह रहा है, तो इसके अनुपान थोड़ा याद रखोगे। 200 के अनुसार क्या अनुपान बोला गया उसको याद रखोगे। इसके बाद देखोगे श्लोक नंबर 71 एंड 72, यहाँ पे सुरा की बात की गई है। पुराण सुरा या मधुकासो पिला, मतलब अगर कोई भी चिकित्सा किया हमने और नहीं ठीक हो रहा है, सुक्रज मूत्रकृत ठीक नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या पान कराएंगे, पुराण सुरा का पान कराएंगे। पुराण मदिरा, पुराण घृत कहीं और आया है ना, यहाँ पे पुराण सुरा की बात की गई है और मधुकासो की बात की गई है। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, शुक्राशय का शोधन किससे, उत्तर बस्ती से, डायरेक्टली उत्तर बस्ती दे देंगे, है ना, क्योंकि ये शुक्रज अस्मरी है या शुक्रज मूत्रकृत है, तो यहाँ पे उत्तर बस्ती का प्रयोग करेंगे। ठीक है। एंड देन लास्ट में कह रहा है जब शुक्राशय का शोधन हो जाए तो हम वाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा और है, देखो इसको खत्म कर ही लेते हैं। अब इसके बाद आता है रक्तज मूत्र की चिकित्सा। देखो थोड़ा एक साथ बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मुझे लगता है तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी याद करने में, बट थोड़ा थोड़ा करके याद करो, लॉजिक लगा के याद करो, है ना। जैसे वातज में बस्ती वस्ती कराना है, अभ्यंग कराना है, स्नेहन द्रव्य, ये अनुवासन अस्थापन और उत्तर तीनों ही दे देंगे। पित्तज में क्षीर की बस्ती देंगे, दूध पिलाएंगे, घृत पिलाएंगे, शीतल द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के याद करोगे ना तो याद हो जाएगा। कफज में प्रवाल वाला याद रखोगे, सितिवार वाला याद रखोगे, भूलोगे नहीं कफज मूत्र किच में। ठीक है। अस्मरी शर्करा में भेदन और पातन करेंगे, उसको काट पीट के बाहर निकाल देना है अगर खुद से बाहर नहीं आ रहा है तो इस तरीके से थोड़ा इजी लैंग्वेज में बना के याद कर लोगे और डिस्कशन करके याद कर लोगे। ठीक है। अब देखोगे रक्तज मूत्र किच की बात की गई है, यहाँ पे रक्तज मूत्र किच में क्या कह रहा है, चिकित्सा क्या करेंगे, एक क्वाथ बनाएंगे जिसमें उत्पल नाल जितने भी हमारे शीतल द्रव्य हैं, है ना, पित्त सामक द्रव्य हैं या जो शीतल द्रव्य हैं, सबका एक क्वाथ बनाना है। जैसे उत्पल नाल हो गया, इक्षु हो गया, कसेरुक हो गया, ये सब पित्त सामक द्रव्य होते हैं। ठीक है। इन सबका एक क्वाथ बनाएंगे और इसमें मधु और शर्करा, देखोगे सीता और छौद्र लिखा हुआ है, मधु और शर्करा मिला के पीने के लिए दे देंगे।
ठीक है। 73 की सेकेंड हाफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। इसमें क्या कह रहा है कि बिदारी और त्रपुस का प्रयोग करेंगे, बिदारी और त्रपुस का प्रयोग। रक्तज मूत्र कृच्छ में बिदारी और त्रपुस का प्रयोग आया है। त्रपुस का मतलब खीरा खाने के लिए दे देंगे पेशेंट को, क्यूकम्बर बोलेंगे क्यूकम्बर का सैलेड खाओ, ठीक है, सैलेड खिला दोगे पेशेंट को। इसी में आया स्वदंष्ट्रा घृत, स्वदंष्ट्रा घृत। रक्तज मूत्र कृच्छ में स्वदंष्ट्रा घृत याद रखोगे। अब इसके बाद देखोगे मूत्र कृच्छ में अपथ्य क्या है। तो अपथ्य तो बहुत सारे हैं, जो सारे कॉमन है कि अत्यधिक व्यायाम नहीं करना है, व्यवाय नहीं करना है, वात प्रधान द्रव्यों का सेवन नहीं करना है। लास्ट में देखोगे लिखा हुआ है कि कसाय रसम न भजेत, कसाय रस का सेवन नहीं करना है। क्यों? कसाय रस क्या करेगा? स्तंभन का काम करता है ना, वात को बढ़ाता है, स्तंभन का काम करता है। इसीलिए हम मूत्र कृच्छ में कसाय रस का सेवन नहीं कराएंगे। बाकी जो कॉमन है वो तो याद रख लोगे, स्पेशली याद रखोगे कसाय रस का सेवन हम मूत्र कृच्छ में नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि कसाय रस वातवर्धक होता है और साथ में स्तंभन का भी काम करता है, इसलिए हम कसाय रस का सेवन नहीं कराते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मूत्र कृच्छ पढ़ के आओगे, अच्छे से पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लेना। आज अगर फ्री हो जाओ सब लोग क्लास खत्म करके, तो 2 बार पढ़ोगे। 2 बार में देखोगे कि 70% चीजें याद हो गई हैं, और रेस्ट जो बचेंगे 30% उसको तीसरी चौथी बार में याद कर लोगे। पर सारे लोग पढ़ लोगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है ना। इसको याद करने में भी टाइम लगता है, पढ़ने में भी बहुत बोरियत लगता है। तो थोड़ा थोड़ा करके जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको साथ साथ याद करते चलोगे। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रहने देते हैं, मैं इसको भेज देती हूँ, कल भूल गई थी। बैगन टमाटर, क्या कह रहे हो अभिषेक? बैंगन टमाटर, टमाटर मना किया जाता है ना, टमाटर तो मना किया जाता है। बैंगन का मुझे नहीं मालूम, बैंगन तो मेनली हम स्किन डिजीज में मना करते हैं। हो सकता है कि बीज की वजह से मना कर रहा हूँ, पर जहां तक मुझे याद है बैंगन को हमें हमेशा, बैंगन बहुत अपत्य होता है ना, तो हम सीड होते हैं ना, वही मैं कह रही हूँ कि बीज की वजह से उसको मना किया जाता होगा। मेनली स्किन डिजीज में बैगन बहुत ज्यादा कॉन्ट्राइंडिकेटेड बोला जाता है, और टमाटर तो बोला ही जाता है उस्मरी उस्मरी में। नॉनवेज, हाँ नॉनवेज मेनली जो होता है रेड मीट वगैरह मना किया जाता है। प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट हम मना करते हैं, जैसे दूध से बनी हुई चीजें नहीं खानी है ना, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेना, ये सब तो मना ही करते हैं हम। चलो ठीक है। कुलत्थ, कुलत्थ तो मुझे लग रहा है भेदन होता है, कुलत्थ असमरी भेदन होता है ना, कुलत्थ पथ्य में आता है। देखी नहीं हो, बोला जाता है गांव वाँव में, जब छोटे जगहों पे जो होम रेमेडीज होती हैं उसमें अगर किसी को असमरी उसमरी की प्रॉब्लम आ जाती है तो मम्मी लोग बोलते थे कि कुलत्थी का पानी पीने के लिए बोलते हैं ना। हाँ, कोई बात नहीं, सब चीजें हर जगह मेंशन नहीं रहती हैं, बट याद रखोगे कुलत्थी इंडिकेटेड होता है, पथ्य होता है। असमरी के केस में वो असमरी वेदन होता है। ठीक है, चलो, ओके।